ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पेज को भी लाइक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूबरू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आमिर हनीफ़। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। आइए हम इनसे बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा करम है। चौधरी साहब, इलेक्शन की आमद है, तो आप क्या नून लीग को किस पोजीशन पर देख रहे हैं आइंदा इंतखाबात में? अल्लाह ताला का बड़ा करम है। हम लोग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर 5 साल हमने हुकूमत की है। जब इलेक्शन होंगे तो हमारे 5 साल मुकम्मल होंगे और हम अपनी कारकर्दगी के बिना पर लोगों के सामने जाएंगे और मुझे यकीन है हमें किसी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो गोल राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने पहले दिन सेट किए थे, उन सब में मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला के फजल करम से कामयाबी हुई है। वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बिजली की तसलसल के साथ फराहमी हो, पीने का साफ़ पानी हो, या दीगर जो मामलात थे, माली मामलात, आइनी इस्लाहात हों, माशरती माशी इस्लाहात हों, वो सारी इस तवातर से किए हैं कि अब रियासत जम्मू कश्मीर के बारे में आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि हमने वो तमाम इस्लाहात जो ज़रूरी थी इस रियासत में, माली खुद मुख्तारी के लिए, इंतज़ामी खुद मुख्तारी के लिए, और उसके लिए वो मुकम्मल किए हैं और उसके नतीजे में आवाम को सुख का जो है वो सांस नसीब हुआ है। जैसे आपके ख्याल में नून लीग ने जो तरक्याती काम आज़ाद कश्मीर में किए हैं, क्या जो अवाम है इसका सिला कामयाबी की सूरत में देगी? देखें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिसाल के रोड्स हैं, वो कॉमनली यूज़ होती हैं, वो अपोजिशन वाले भी इस्तेमाल करते हैं, हुकूमत वाले भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो आसानी एक आम आदमी महसूस कर रहा है, इसको मैं रोड्स को सिर्फ इस तरह नहीं देखता कि उस पर सड़क, उससे जो सेहत के सेक्टर में बेहतरी आई है। जहाँ 2 घंटे लगते थे फ़र्ज़ किया एक जगह से एक बड़े हॉस्पिटल में पहुँचने के लिए, अब वो 1 घंटा और पौने घंटे में की मसाफत से उस मरीज़ को मीरपुर के DHQ में या यहाँ से आगे ले जाकर वो सहूलत फराहम की जाती है। जो बच्चियाँ बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते थे और दूर दराज के देहातों से या दूसरे ज़िलों से सफ़र करके आते थे, उनके लिए बड़ी आसानी। तो ये कोई इसका सिंगल इफ़ेक्ट नहीं है, मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं। और एक बड़े सोचे समझी मंसूबे के तहत राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने जब पहली कैबिनेट मीटिंग हुई और उसमें आपने टारगेट सेट किए, तो हमने 3 बातें की थी। वो पहली हमारी बात थी कि हम कश्मीर की आज़ादी के लिए काम करेंगे, दूसरी थी कि यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करेंगे, और तीसरी थी कि यहाँ पर आइनी इस्लाहात करके जो हमें माली और सियासी खुद मुख्तारी है, जिसका दुनिया बहुत चर्चा करती थी कि शायद हमें वो सहूलतें या उस तरह के बुनियादी हकूक़ हासिल नहीं हैं जो पाकिस्तान के अंदर बाकी लोगों के हैं। तो वो जहाँ इन इस्लाहात से मसला कश्मीर पर फ़र्क पड़ा है, बेहतरी आई है, वहाँ पर आम आदमी को भी रिलीफ मिला है। जैसे साहब, आपने मीरपुर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम आप पर दोबारा इत्मीनान का इजहार करेंगे? देखें, एक बात जो मुझे समझ आती है, उबलते गटर, टूटी हुई सड़कें, खस्ता हाल अस्पताल, स्कूल की छतें ना होना, क्या यही हमारा नसीब था? ये एक आप समझें कि एक हुकूमत थी जो पिछले 30 साल से यहाँ पर एक शख्स की सूरत में थी और जो यहाँ के वापस अपने लोगों का हाल तक ना पूछता था। तो अब जब ये तब्दीली आई है तो यकीनन लोगों को बेहतरी महसूस हुई है। मैं अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ा मुतमिन हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोग बिलअमूम और मीरपुर के लोग बिलखसूस इस बात में शदीद दिलचस्पी रखते होंगे कि जो तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ है, मेरे पास मेरे भाई सिर्फ 2.5-3 साल ही थे, बाकी तो लिटिगेशन में गुजर गए, तो और फिर डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। तो मैं समझता हूँ कि 2.5-3 सालों में शायद 25 या 30 सालों में इतनी बेहतरी नहीं। मैं आपको एक तकाबली जायज़ा बता दूँ कि आज़ादी के बाद 2016 तक इतने ट्रांसफार्मर नहीं लगे जितने राजा फ़ारूक हैदर की गवर्नमेंट ने इन 4-5 सालों में लगाए। आप शहर के अंदर देखें, जो कंडक्टर यूज़ हो रहा है बिजली को स्टेबल करने के लिए, बन खुरमा जैसा इलाका जिसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर किया हुआ था पिछली हुकूमतों ने, उसमें हमने नई सड़क बनाई, 230 kVA का जो नया ग्रिड स्टेशन बनाया और उससे जो बिजली के निज़ाम को स्टेबल किया,
उससे वहाँ पर बहुत बड़ी रिलीफ आई लोगों को। और पीने का पानी, मैं आप हैरान होंगे जब मुझे पता चला वहाँ पानी नहीं मिल रहा, तो जो पाइपलाइन है वो 10 फुट नीचे दबी हुई है और गल सड़ चुकी है और मेरी उम्र की है। तो मैंने राय साहब से बात की और उन्होंने बड़ा मेहरबानी करते हुए फ़ौरन तो पूछा कितना पैसा चाहिए, तो मैंने कहा जी कोई 1.5 करोड़ रुपए की है। तो कहने यार बस, तो फौरी तौर पर उसकी ACS डेवलपमेंट से कहा कि इस स्कीम को मंजूर करें। इंशाल्लाह हम यहाँ से जेल तक 8 इंच की पाइपलाइन ले जा रहे हैं और आगे दोनों साइडों पर, ताकि आइंदा कभी सड़क ना तोड़नी पड़े, दोनों साइडों पर 4-4 इंच की लाइन ले जा रहे हैं ताकि अहले बन खुरमा को पानी की सहूलत मुहैया। तो ये हमारी प्रायोरिटी रही है। बन खुरमा रोड आपने देखी होगी, बन खुरमा से जो लिंक रोड्स हैं न्यू सिटी की वो आपने देखी होंगी। तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमने इग्नोर्ड एरियाज़ को भी कवर किया है। 295 छोटी बड़ी सड़कें बनाई हैं। आजकल अगर आपने देखा होगा कि हाल रोड बन रही है और उसकी ये आज़ाद कश्मीर की पहली सड़क होगी जिस पर 3 इंच का एसफॉल्ट लेयर लगेगा। इसकी राइडिंग क्वालिटी मोटरवे की तरह की होगी। इसके अलावा इंशाल्लाह चंद दिनों में अल्लामा इकबाल रोड शुरू हो जाएगी, मियाँ मोहम्मद रोड शुरू हो जाएगी, कोटली रोड शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हमारी जो बड़ी सड़कें हैं उसमें सिर्फ एक सड़क बाकी बचेगी जो मंगला से मीरपुर आ रही है। और उसमें भी मेरा चूँकि ये इख्तलाफ था PND वालों से कि वाई क्रॉस से लेके कायद-ए-आज़म चौक तक ड्यूल कैरेज वे बनाया जाए ताकि जो लोग मोटरिस्ट हैं उनको सहूलत हो। और उसके लिए कोई थोड़ी बहुत शायद इंक्रोचमेंट्स भी हटानी पड़ेंगी ताकि एक अच्छे शहर का नमूना पेश करे। आज मैं बड़े वसूख से कहता हूँ अभी ये सड़कें मुकम्मल नहीं हैं, इन पर लाइनिंग लगनी है, इन पर कैट आइज़ लगने हैं, इनके ऊपर हर रोड पर लाइट्स लगनी हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बैन-अल-अक़वामी मेयार क्यों, और जो हमारे बहन भाई बाहर से आते हैं उनको एहसास हो कि हम एक अच्छे तरक्की याफ्ता शहर में। मुझे आपने सवाल पूछा लोग वो ट्रस्ट करेंगे, मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ अपने वोटर्स पोटर्स को, अहले मीरपुर को, कि इस तब्दीली से जो 2016 में आई थी लोगों की आंखों में जो चमक आई थी, मैं इंशाल्लाह उसको मान नहीं पड़ने दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा ये तरक्की का जो सिलसिला हमने शुरू किया अगले 5 साल में जो टारगेट्स राजा फारूक हैदर साहब के और हमारी पार्टी के अंदर तय हुए हैं वो ये है कि सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत लोगों को, नौजवानों को बेरोज़गार देना है, वेंडर इंडस्ट्री को जो है वो फ़रोग़ देना है, और जो बाकी हमारी रियासत की GDP है उसको मैयर करना है, और नॉन टैक्स रेवेन्यू में इजाफे के लिए इक़दाम करने हैं ताकि हमारे पास और पैसे अवेलेबल हों, हम लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम कर सकें। आपका आमदा इंतखाबात में मुतवक्का वज़ीर-ए-आज़म से मुकाबला है, आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, क्या आपका लोगों को कन्विंस करना मुश्किल नहीं होगा? मेरे भाई जो MLA बनता है वो वज़ीर-ए-आज़म बनता है, तो मैं भी MLA बन के वज़ीर-ए-आज़म बन सकता हूँ। कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैं MLA बन के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता। और वो भी वज़ीर-ए-आज़म तब बनेंगे जब MLA बनेंगे। इंशाअल्लाह लोग बाशऊर हैं और उनको यकीन है कि ना कभी वो हार कर इस शहर में मिलें और ना जीत कर कभी मिलें। तो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो इसलिए लोग उस शख्स को वोट करेंगे जो उनके दरमियान मौजूद रहे। मैंने हार कर यहाँ पे लोगों को, मैंने किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया, मैंने कहा यही शायद लोगों का राय थी और मैं लोगों के पास फिर जाऊँगा। दूसरे दिन सुबह उठकर मैं लोगों के काम कर रहा था और अल्लाह के फज़ल व करम से हमने उनको वो चीज़ें जो हमने कमिट की हुई थी वो हुकूमत की मदद से वो सारे वादे पूरे किए। वो अस्पताल अभी हालिया दिनों में आपने पढ़ा होगा कि PND ने जो है वो 800 मिलियन 86 करोड़ रुपए का दूसरा विंग अस्पताल का जो है वो मंजूर कर लिया है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा जनाब वज़ीर-ए-आज़म तशरीफ़ लाए थे और हमने यहाँ पर कैथ लैब का इफ्तिताह किया। आपने शायद नीचे लेबॉर्ट्रीज़ को नहीं देखा, आपने जो हमारा MI रूम या इमरजेंसी उसको नहीं देखा, उस सारे को अपग्रेड किया। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में जो रिकॉर्ड बेस्ड, जो रिसर्च बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए कोशिश करेंगे कि हमारे जो लोग यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद जाते हैं 10-12 हज़ार रुपये पर ट्रिप खर्च करते हैं, वो सारी जो इलाज की सहूलतें हैं वो मीरपुर में मौजूद हों। जनाब वज़ीर-ए-आज़म से जो बात हुई है उन्होंने ये कहा कि अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा हुकूमत बनाएगी तो हम जो टर्शरी केयर है वो ये जो प्राइमरी हेल्थ है ये कोई इशू नहीं है। मीरपुर में किसी को ज़ुकाम बुखार नज़ला है तो जगह जगह डॉक्टर्स बैठे हुए हैं और वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर है, थोड़ी बहुत फ़ीस भी चार्ज करते होंगे, लेकिन जो सेकेंडरी हेल्थ है उसका भी हमारे यहाँ कोई इशू नहीं है। जो माइनर सर्जरीज़ हैं
जो मीडियम सर्जरीज़ हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर में यहाँ अवेलेबल हैं। जो लोगों का यहाँ इशू है वो है जो हाई रिस्क हेल्थ डिजीज़ और उनका इलाज है, और उसके लिए बिलखुसूस जो सर्जिकल का है, मसलन दिल का है, आँख का है। आप यकीनन ये बात जानते होंगे कि यहाँ कॉर्निया की जो आँख का पुतला है उसकी ट्रांसप्लांटेशन हो रही है। अभी दिल के इलाज के लिए हमने शुरू किया और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले सालों में हर साल 2 स्पेशलिटीज़ का इजाफा किया जाए ताकि आने वाले 5 सालों में मीरपुर जो है सेहत के लिहाज से एक बड़ा मरकज़ हो। मीरपुर के नौजवानों का ख्याल है कि आपने उनको मुलाजमत दिलवाने में कोई ख़ास रोल अदा नहीं किया, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, ये मीरपुर की अभी जो वोट बने हैं वो LA3 के वो लगभग 1 लाख हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर 50% आबादी भी वोटिंग के अहल है तो आबादी 2 लाख है। और जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अदाद व शुमार जारी किए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के आज़ाद कश्मीर में वो 16% हैं। आप 15 कर लें तो इसका मतलब ये है कि लगभग 30,000 लोग बेरोज़गार हैं। हुकूमत कोशिश भी करे तो इतनी जॉब्स मुहैया नहीं कर सकती। कोई जो इन 5 सालों में 300, 350, 400, 500 लोगों के लिए जॉब्स आई हैं वो उन लोगों को फराम की गई हैं। लेकिन मैं लोगों से ये बातें शेयर करना चाहता हूँ कि जनाब, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट सलूशन नहीं है। ये जो आपके पास 30,000 लोग या 25,000 या 20,000 फॉर दैट इवन 8,000 भी हों तो वो अगर बेरोज़गार हैं और हुकूमत 200, 500, 800 मुलाजमतों के बाद बस कर जाती है। हमारे बजट का इस वक्त 122 अरब के बजट में 100 अरब जो है, 98 अरब जो है वो गैर तरक्याती अखराजात हैं और तरक्याती अखराजात जो हैं सिर्फ 22-25 अरब हैं। तो जहाँ पे 3 हिस्से या 4 गुना ज़्यादा गैर तरक्याती अखराजात हैं, मज़ीद गैर तरक्याती अखराजात को बढ़ाकर हम इसमें बेहतरी नहीं ला सकते। मेरा ख़्याल ये है कि हम रिफॉर्म्स लाएँ और ये अखराजात कम करके प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करें कि वो यहाँ पर नौकरियों का बंदोबस्त करे। आपने अमेरिका में, बरतानिया, दुबई हमारे जो बहन भाई जाते हैं तो उनको गवर्नमेंट जॉब मुहैया नहीं करती है। वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में, मुख्तलिफ़ बिज़नेस हाउसेस में, मुख्तलिफ़ एरियाज़ में इधर अपने स्मॉल बिजनेसेस करते हैं जो ग्रो करके बड़े हो जाते हैं, या फिर वो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट करते हैं। हमारे जितने बरतानिया में भाई हैं, सरकारी मुलाजमों की तादाद शायद 1% से भी कम हो। तो वो एनवायरनमेंट हमने देना है जो इनेबल करे उन नौजवानों को। और जो इस वक्त हमारा अगले 5 साल का एजेंडा है उसमें हम परपेचुअली 50 करोड़ रुपए जो है हर साल, यानी परपेचुअल का मतलब है कि 5 साल में 2.5 अरब रुपया जो है वो मुख्तस करना चाहते हैं सेल्फ़ एम्प्लॉयमेंट के लिए। उसके लिए जो स्कीम है वो जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया है कि वो उसको बनाकर जो हमारा मंशूर कमेटी है उससे अप्रूव करा के मंशूर का हिस्सा बनाया जाए, ताकि आइंदा नौजवानों को हम 5 से 10 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री कर्ज़े दे सकें कि वो अपने काम करें। और हम एक ऐसी जगह बैठे हुए हैं जो गोल्डन ट्रायंगल पाकिस्तान में कहते हैं, सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, उसके साथ बैठे हुए हैं जहाँ पे ये सारी जो वेंडर इंडस्ट्री है वो काम कर रही है। और अगर हम सहूलतें दें और अपने नौजवानों को ट्रेन करें तो हम किसी से कम नहीं हैं। आज प्राइवेट सेक्टर ने सियालकोट में पहले ड्राई पोर्ट बनाया, फिर एयरपोर्ट बनाया, फिर एयरलाइन बना ली। गुजरांवाला में देखें कि दुनिया भर की हर चीज़, मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, फर्नीचर है, पंखा साजी है, वो सारी इंडस्ट्री वहाँ पर काम करी है। सो इज़ दी गुजरात, जहाँ पे बड़े पैमाने पर जो फर्नीचर है या पंखा साजी हो। तो ये हम बिल्कुल साथ बैठे, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकती। तो हम अपने नौजवानों को हुनर देंगे, वो स्किल देंगे और उसके अलावा जो ये इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे 500,000 to $1 million ताकि वे शुरू कर सकें। मेरा ख्याल तो थोड़ा सा इससे बढ़ के था कि हम छोटे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो उनको बनाकर लोगों को उसको लीज़ करें ताकि लोग उसके अंदर काम कर सकें। 2-2, 4-4, 5-5 लोग अगर मिल जाएं और 25 से 50 लाख के दरमियान उनके पास सरमाया हो तो मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर बिजनेसेस अच्छे ना चलें। मार्केट बहुत करीब है हमारे। लास्ट में ये बताइएगा कि इंतखाबात के बाद कोई भी जमात अकेली हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी या इत्तेहादी हुकूमत बनने के इम्कानात हैं? मेरे भाई, हम तो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो 33 सीटें हैं उसमें जो है वो हम एक रीज़नेबल मेजॉरिटी ले लेंगे। और जो पाकिस्तान के अंदर सीटें तो हम अकेले इस पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह कि हम ये हुकूमत बनाएं।
ये सारे प्रोसेस जो हैं आफ्टर इलेक्शंस होते हैं यूजुअली, कि अगर खुदा ना करे कोई जमात इस तरह की अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती तो जो राइट ऑफ गवर्नमेंट है दैट लाइज विद दी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, और बाकी पार्टियां उसकी इत्तेहादी होती हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि हम इसमें कामयाब। उसकी दो बड़ी वजूहत हैं। एक डस्का है जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तमाम तर मुश्किल हालात के बावजूद एक बड़े मार्जिन से सीट जीती है, और आज का जो इलेक्शन है कराची में जहाँ मिफ्ता इस्माइल इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह अभी तक की जो ख़बरें हैं उसमें एक बड़ी क्लियर लीड के साथ वो जीत रहे हैं, और ये जीत भी एक बड़ा अहम रोल करेगी। यहाँ पे पीटीआई के लिए बहुत कुछ सीखने को है कि अभी तक के रिजल्ट्स में वो 6 नंबर पर हैं, तो आइंदा क्या होगा। ये बड़ा मैसेज है कि जो इन्होंने मैसिव मिस मैनेजमेंट की है, जहाँ पे जो इंतकाम की सियासत की है, उसने मुल्क की माशी हालत को इतना ख़राब कर दिया है कि आम आदमी उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया जोई साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, आपने चौधरी मोहम्मद सईद सबक वज़ीर हुकूमत साहब की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर हनीफ को नए मेहमान तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। Nafis now brings everything at your fingertips. Shop from a wide range of bakery, restaurant and grocery. So subscribe now and avail amazing discounts on your first purchase. Download the app now on Google Play and Apple Store. You are watching Opinion HD.